गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। यूके पीएससी बीएस ने की प्रैक्टिस सेट थर्ड आज है हमारा और काफ़ी महत्वपूर्ण ये एपिसोड होगा। इससे पहले हमने 2 एपिसोड किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसमें। आप कृपया करके इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। आज का एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो पहला प्रश्न हम उठा करके ले आई हैं, देखिए 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। पहला प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही किस भाषा की बोली है? तो पूर्वी, पश्चिमी या फिर बिहारी या फिर राजस्थानी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिहारी बोली के अंतर्गत मगही है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली जो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म क्या है? तो पश्चिमी तो याद रखना है, यहाँ पर ये ब्रज और बघेली, ये तो आपका बघेली पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ भी पूर्वी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है मित्रों आप लोगों का खड़ी बोली और बुंदेली आपका सही है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? जो नवीन विकसित ध्वनियाँ है ये होता है आप लोगों का ख और ग। ठीक है, आप याद रखेंगे। ओके। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न देखेंगे, कृष्ण भक्ति में ऐसा बहुत है जो नित्य और नित्यमितिकार सांप्रदायिकता कामों में संबंधित है, तो इसे बोलते हैं नैमितिक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो मित्रों व्यर्थ संधि आप लोगों का ए ई धन और ए का मिलन है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका एक स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म होगा या जुल्म हो जाता है? तो अत्याचार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लग जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? अत्यधिक जुल्म वाला बन जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सातवां, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है मित्रों निर। ठीक है, उपसर्ग से आप लोगों का एक और प्रत्यय से भी एक, प्रत्येक टॉपिक से एक एक दो दो प्रश्न आएंगे। लेकिन याद रखिएगा पर्यायवाची से आपको 2 सवाल मिलेंगे, विलोम से भी 2, शुद्ध और शुद्ध से 2, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यौगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर यौगरूढ़ शब्द पूछ रहा है। जो शब्द 3 प्रकार के यहाँ पर होते हैं, योग और यौगरूढ़ और यौगिक, मतलब रूट, यौगिक, योगरूढ़ होते हैं। ठीक है। यहाँ पर यौगरूढ़ शब्द है आप लोगों का लंबोत्तर। अब यौगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई विशेष अर्थ होता है मित्रों। ठीक है, सारे बहुब्रीहि समास इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी बहुब्रीहि समास के शब्द कहलाते हैं वो सारे के सारे आपके यौगरूढ़ के उदाहरण होते हैं। ठीक है, लंबा है जिसका उदर आप क्या कहेंगे? गणेश जी, मतलब। ठीक है। और यौगरूढ़ शब्द किससे बनते हैं? यौगिक से बनते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और रूट जिसका कोई विखंडन नहीं कर सकते हम लोग, उसे रूट कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि वह घर से बाहर गया। ठीक है, वह घर से बाहर गया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, ये हो जाएगा अपादान हो जाएगा, क्योंकि घर से बाहर कह रहा है, बिछड़ना हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर जहाँ पर विचरण हो रहा है तो वहाँ पर अपादान, और जहाँ पर संबंध स्थापित की जाएगी तो उसे बोलेंगे हम करण। ठीक है। अब कर और कारक से भी आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो सवाल पूछ रहा है मित्रों, इन निम्न में से, इन चारों में से कौन सा व्यक्तिवाचक है? तो बताइए दोस्तों। यहाँ पर लड़का है, पहाड़ है, गाय है, ये सारे जातिवाचक है। यमुना आप लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है? तो याद रखिएगा, विशेषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है। तो ये हो जाएगा संख्यावाचक तो नहीं है, गुणवाचक भी नहीं है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो सही हो जाएगा परिमाण बता रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 12वां प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग करते हैं 12वां प्रश्न। निम्न में या निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुनिए। तो पुल्लिंग शब्द चुनना है आप लोगों को। दया, घटना, जड़ता, ये सारे तो नहीं है, तो बुढ़ापा आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आप लोगों का जो पुल्लिंग शब्द है, अच्छा बुढ़ापा, अच्छी बुढ़ापा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, स्त्रीलिंग
और पुल्लिंग को छांटने के लिए आपके पास एक सिंपल से फॉर्मूला होना चाहिए कि जो भी शब्द दिया गया है उससे पहले आपको क्या जोड़ना है, विशेषण, या उसके बाद आपको क्या जोड़ना है, विशेषण। मतलब जो भी शब्द दिया होगा आपको उसको वाक्य में पिरोना है। ठीक है, आपको उसका क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। वाक्य ही आपका या फिर विशेषण ही आपको बता देगा कि वो शब्द आपका क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए दंत है, रदन है, दसन है आप लोगों का, ये आपका दांत का पर्यायवाची है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे मित्रों। निम्न में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, उसे चुनिए। सरल कठिन ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। गुरु लघु ये सही है। आय व्यय ये सही है। धर्म का अधर्म होना चाहिए, अधर्म और का यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। तो याद रखिएगा वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा परित्यागता हो जाता है। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से आप लोगों को 1 या 2 नंबर के सवाल फिर से देखने को मिलेंगे कनिष्क सहायक में, क्योंकि 25 नंबर आप लोगों का यहाँ से पूछा जाना है इस बार हिंदी में। अगला प्रश्न यहाँ पर मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्धविराम चिन्ह आप लोगों का ये हो जाता है, ये अल्प विराम का है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये फुल स्टॉप का है। ठीक है, तो आप लोगों को विराम चिन्ह भी अच्छे से आने चाहिए। 20 विराम चिन्ह या फिर कम से कम 12 या 10-12 विराम चिन्ह तो आपको आना ही चाहिए कि अल्प विराम अर्ध विराम कौन से होते हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, ये आपका अर्ध विराम, ये आपका अल्प विराम। अगला प्रश्न है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि किसी थर्ड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो आप लोगों का मिश्र वाक्य हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है पटपीत, भले ही आपका अलंकार में नहीं आ रहा है, यहाँ पर अलंकार नहीं पूछा जाएगा कनिष्क में, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा आगे के लिए। पटपीत मानहु तरित रुचि सुचि नौमनी जनक सुतावन, सुतावन में कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मैं जल्दी ही बताऊंगा। ओके, अगला प्रश्न है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, यथार्थवादी कविता है। ओके, अगला प्रश्न है हिंदी का लास्ट प्रश्न है, एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग करेगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का महोदय या महोदया। ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोगों का पत्रकारिता भी नहीं पूछी जानी है कनिष्क में भी, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो सिंधु सभ्यता के बाद जो काल पढ़ते हैं हम, वो वैदिक काल पढ़ते हैं, वहाँ पर मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, याद रखिएगा। या फिर आप कह सकते हो एक ग्रामीणी सभ्यता थी, जो पहली सभ्यता हमारी थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मित्रों, ये मिलते हैं आप लोगों के हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो याद रखिएगा अजातशत्रु जी। ठीक है, तो हर्यक वंश इस मगध में जो प्रारंभिक वंश आप लोग पढ़ते होंगे, और इसे ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आप लोगों का बृहद्रथ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह थी। ठीक है, राजगृह और गिरिजागृह भी थी, याद रखिएगा इसे भी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों हम लोग, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति पूछ रहा है, तो राजगृह में की गई थी। कहाँ की गई थी, राजगृह। और किसके समय पे, अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान किया गया था, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है बताइए कितनी बौद्ध संगीति हुई है, 4। पहला तो ये हो गया। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों, आपको याद रखने हैं वैशाली। कहाँ हुई थी, वैशाली। और किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा आप। इसके बाद तीसरी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो तीसरा जहाँ हुआ था पाटिलपुत्र। कहाँ हुआ था दोस्तों, पाटिल
पुत्र, और ये पटना में है, पटना का ही नाम है, और किसके समय पे हुआ था? अशोक के समय पे हुआ था। अब आपसे चौथा भी पूछा जा सकता है। चौथा आप कैसे याद रखोगे? चौथा है कुंडलवन, और ये है आपका कश्मीर, और कनिष्क ने या कनिष्क के समय पे यह आयोजन हुआ था। ठीक है, तो बताइए मित्रों, हमने कितनी बौद्ध संगीति पढ़ी? 4। पहला राजगृह, ठीक है दोस्तों, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटिलपुत्र, और चौथा कुंडलवन। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको अच्छे से आना भी चाहिए। हाँ, वहाँ से एक सवाल बनेगा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अंग्रेज के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप था, और इन्होंने 1837 में इसे पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को। ठीक है, अशोक के कितने शिलालेख है? 14 शिलालेख है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ मैं, और खोजा किसने था दोस्तों? ये फैनथलर ने खोजा था। किसने खोजा था? फैनथलर ने अशोक के शिलालेखों को खोजा था सन 1750 में, लेकिन इसने नहीं पढ़ा था, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 26वां। गुजरात के वर्तमान नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो फिर से बीजेपी ने वहाँ क्या कर दिया है? जीत दर्ज की है, और भूपेंद्र पटेल वहाँ की फिर से सीएम बन गए हैं। अगला प्रश्न है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो यहाँ पर आप लोगों से मुजरिस के बारे में पूछ रहा है, यह आप लोगों का चेर राज्य के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग किसके समय पे? तो याद रखिएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का क्रेडिट जाता है, ये गुप्त साम्राज्य को जाता है, और गुप्त साम्राज्य का एक महान सम्राट था या शासक था, जिसका नाम था कुमारगुप्त। जिसका नाम क्या था मित्रों? कुमारगुप्त प्रथम था। ठीक है, और आपको याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड पर 450 से 470 के आसपास। ठीक, और अगर सवाल पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, ये भी अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ध्वस्त किया था तुर्की का शासक था। ठीक है, तुर्की का शासक था जिसका नाम था बख्तियार। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, और आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतने किताब थे कि यहाँ 3 महीने तक आग धधकती रही थी दोस्तों। अब लगाओ। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आप लोगों से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले ह्वेनसांग इत्सिंग महाफाया नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका मेगास्थनी ने सबसे पहले क्या किया था? भारत का विजिट किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जब चाणक्य पढ़ा होगा तो उसी टाइम पीरियड पर इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, आप लोगों ने ये भी सुना होगा मित्रों। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो सुरक्षा की दृष्टि से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला मुगल शासक कौन था? राजधानी को परिवर्तन किया जिसने, मतलब। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने किया था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो सवाल पूछ रहा है डचों पर, किस पर पूछ रहा है? डचों पर। तो ये हुआ था बेदरा का युद्ध सन 1759 में। ठीक है, तो डच यहाँ हार गए थे, और अपना सारा जो भी जहाँ पर भी उनकी फैक्ट्री थी, जो बस्तियाँ थी, वो अंग्रेजों को सौंप करके ये लोग चले गए थे, डच लोग, उसके बाद। ठीक है, वांडीवर्स का युद्ध आप लोगों ने पढ़ाया होगा, फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद बक्सर का युद्ध भी। ठीक है, बक्सर के युद्ध से यह साफ हो गया था कि भारत में कौन राज करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। ठीक है, प्लासी का युद्ध मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ, सिराजुद्दौला के मध्य में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम पूछा जा रहा है आप लोगों से, ये भी अच्छा प्रश्न है, और इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और इन्होंने कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उत्तर प्रदेश कानपुर से। ठीक है, कानपुर से क्या किया था? नेतृत्व किया था, और रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी के साथ क्या किया था इन्होंने? मतलब इन्होंने साथ दिया था रानी लक्ष्मीबाई के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? तो 1885 में एक महत्वपूर्ण अखिल भारतीय संस्था बनी थी, जिसका नाम है, आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है, बताइए आईएनसी की स्थापना के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो ए ओ ह्यूम की। ए ओ ह्यूम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हुए हैं उस टाइम के
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, ठीक है। और इसके बाद दिनशा वाचा का भी नाम आता है, ठीक है, दिनशा दिनशा वाचा, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं तीनों। एओ ह्यूम को ही आप लोगों को याद रखना है बेसिकली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, इसके बाद दिनड़ा वाचा, ठीक है। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पे, ओके। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था आप लोगों का 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1905 में। और तत्कालीन वायसराय कर्जन की ये दिमाग की उपज थी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में बांटा था कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने कहा था हम प्रशासन की दृष्टि से बांट रहे हैं। प्रभावी दोस्तों बंगाल विभाजन कब से हुआ, ये सवाल पूछा गया 16 अक्टूबर 1905 से, ये भी आपको याद रखना है। फिर बाद में जब दिल्ली दरबार लगते हैं 1911 में, तो बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत पाकिस्तान विभाजन, ठीक है। लेकिन सच कहूँ तो माउंटबेटन योजना इसलिए नहीं आई थी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाए। माउंटबेटन योजना तो इसलिए आई थी भारत को जो सत्ता है उसे हस्तांतरित करने के लिए आई थी। लेकिन सिचुएशन भारत में आकर के ऐसा बन गया कि इनको मजबूरन क्या करना पड़ा, दो देश करने पड़े, मतलब देश का विभाजन करना पड़ा, ठीक है। तो 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। जिसका एक ही वो था, मोटो था, भारत को सत्ता हस्तांतरित करना, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा था? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा रूस, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है जो हमारा जो भारतीय संविधान में है, मूल कर्तव्य को शामिल करने का जो विचार लिया गया है, ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे यूएसएसआर से लिया गया था। और दोस्तों आप लोगों को याद रखें, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? टोटल 11 है। और मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के क, ठीक है, और आर्टिकल 51 के क में। इसे भी आज जरूर याद रखिएगा, ठीक है, या फिर 51A या फिर भाग 4 के 1 में, ठीक है। इसे आप अवश्य याद रखिएगा। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है हम लोग ने? आयरलैंड से लिया है, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे 39वां, ठीक है मित्रों। बस 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, 50 करते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 का सेट है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी, मतलब 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब ऐड किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, ठीक है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, पहले 8 ही हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? चाहे आप लोकसभा में लाओ, चाहे आप राज्यसभा में, मतलब सदन के किसी भी सदन में। अगर लोकसभा में लाओगे तो राज्यसभा क्या करेगी? जांच बिठाएगी। और अगर राज्यसभा में लाते हो तो लोकसभा जांच बिठाएगी। फिर 2/3 बहुमत से उसे पास होना चाहिए, तब जा करके क्या होगा? जब पास हो जाएगा दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 61 के तहत हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 42वां, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था, मतलब पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में? तो राजस्थान, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य ही याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। राजस्थान के जो गांव था, एक गांव था बगधरी, ठीक है दोस्तों, बगधरी गांव था आई थिंक, ठीक है, बगधरी गांव। और ये था नागौर जिले में। किस जिले में? नागौर जिले। मतलब आपको याद रखना है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश ने चालू किया था कुछ समय के बाद, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पंचायती समिति के प्रसाधान या प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी। आप लोगों का यहाँ पर मुख्य अधिकारी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था, याद रखेंगे। ओके दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में। ठीक है, और विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बोरलॉग को। ठीक है, अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जर्मनी के सहयोग से। और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। ठीक है, किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है दोस्तों? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यहाँ से पब्लिश की जाती है। अगला प्रश्न, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जो जाकिर हुसैन है दोस्तों, ये आप लोगों का तबला वादक यंत्र बजाते हैं, मतलब तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। और आपको याद रखना है, ये कला क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। और इनको 1988 में पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री। और इनको 2002 में पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म भूषण। और इनको साल 2023 में दोस्तों पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। ठीक है, पद्म विभूषण से नवाजा गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी जरूर याद रखिएगा, पद्म विभूषण 2023। ठीक है, जाकिर हुसैन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले, कहाँ के? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला इनको? तो याद रखिएगा पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण दूसरे नंबर का है। ठीक है, तीसरे नंबर का भूषण, चौथे नंबर का पद्मश्री। ठीक है, पहले नंबर का भारत रत्न। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? तो हम लोग 1984 में। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी का यह क्या है? रचना है, याद रखिएगा हम लोग। तो नाटक जो भी है। अगला प्रश्न है लास्ट आज का सेशन का, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर जो राहुल द्रविड़ का उपनाम था, ये था आप लोगों का द वॉल। ठीक है, या फिर कह सकते हो दीवार मैन। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो? दीवार मैन। जब भी पिच पे जाते थे कितना टिके रहता था दोस्तों। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, यहीं से 51वें क्वेश्चन से आगे हम पढ़ेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई तेज कर देगा दोस्तों, खास करके कंप्यूटर के क्वेश्चनों को अधिक से अधिक देखिए। ठीक है, और साइंस थोड़ा सा देखते रहिए, और पॉलिटिकल भूगोल को भी देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, तब मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।